आपका हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसमें जो है संविधान की विशेषताएं, इससे रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आज उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछने की काफ़ी संभावना है, तो आइए उसका आज हम लोग विस्तारपूर्वक हल देखते हैं और ऐसा हल करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बने वो सभी हल हो जाए। और अगर इसका थ्योरी क्लास आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप इसका थ्योरी क्लास देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो आपको यह पता ही होगा कि जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान वह भारत का है। और ब्रिटेन की बात की जाए तो वह अलिखित संविधान है। और दक्षिण अफ्रीका और कनाडा, कनाडा क्या है, यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है जो सबसे उत्तरी भाग में, और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो सबसे दक्षिणी सीमा पर स्थित है। तो इसका एक का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 में करा है कि भारतीय संविधान कैसा है। अब देखिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, ना कठोर ना लचीला, अंशतः कठोर या अंशतः लचीला। अगर आप इससे रिलेटेड क्लास देखे होंगे उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया, तथा इसे समझने के लिए आपको क्या होगा, अध्ययन करना जरूरी है। कठोर किस मामले में है तो देखा जाए कि कुछ प्रावधानों में जो संशोधन करना अत्यंत कठिन है, इसके लिए क्या होता है, कोई एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा संविधान संशोधन प्रक्रिया, फिर उसके बाद समवर्ती सूची यानी जो अनुसूची है 7वीं अनुसूची में संशोधन करना, फिर कार्य संघ की कार्यपालिका शक्ति को विस्तार करना। इन सभी में क्या किया जाता है, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का अनुमति जरूरत, जो क्या करता है, यह कठोरता को दर्शाता है। उसी के विपरीत अधिकांश प्रावधानों में संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जो संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। अब वह कौन कौन सा है, जैसे बात की जाए तो अनुच्छेद 2, 3, 4 जिसमें नए राज्यों को शामिल तथा सीमा परिवर्तन करना। उसके बाद बात की जाए तो विधान परिषद को भंग करने की व्यवस्था, जो ये सब क्या है, ये सभी साधारण बहुमत के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसको लागू किया जा सकता है। तो ये क्या दर्शाता है, ये उसकी साधारणता को दिखाता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला है। आगे प्रश्न ये भी देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर भाग क्या है, कठोर है या लचीला है, उसका हल देखेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखा जाए 3, भारत का संविधान किस प्रकार है। अब देखिए कह रहा भारत का संविधान किस प्रकार है, नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य दोनों है। ऊपर हम लोगों ने देखा कि जो भारत का संविधान है वह क्या है, अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला है। कैसे, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत ही कठिन है, जैसे संविधान संशोधन हो गया, उसके बाद समवर्ती, उसके बाद 7वीं अनुसूची हो गया, जो सातवीं अनुसूची में दिया हुआ है उसे, उसके बाद संघ की कार्यपालिका शक्ति को अगर विस्तारित करना, तो ये सभी में क्या है, यह संविधान के कठोरता को दिखाता है, जिसे क्या करना, संशोधन करना कठिन है। और उसी के विपरीत हम लोगों ने देखा था कि कुछ मामलों में क्या है, अधिकांश मामलों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है। साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत जो आधे से अधिक लोगों के द्वारा पास किया जाता हो वह साधारण बहुमत हो गया। जबकि इसी के विपरीत विशेष बहुमत में क्या होता है, 2/3 तिहाई से क्या करना होता है, वह पास करना होता है, तथा आधे से अधिक राज्यों की भी अनुमति चाहिए, जो कठोरता को दर्शाता है। तो यह क्या है, नम्य भी है और अनम्य भी है। दूसरे शब्दों में हम लोग अर्थ में समझ सकते हैं कि जैसे कहने का मतलब कि भारत में क्या किया गया, सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, किंतु यह स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या किया जा सकता है, रोक भी लगाई जा सकती है। किस परिस्थिति में, अगर सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या हो, जरूरी हो। तो यह नम्यता, नम्य और अनम्य को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखेंगे कि भारत के संविधान में भारत को माना जाता है। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया, अर्ध संघ माना गया, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान में भारत को माना गया है कि वह राज्यों का संघ है। तो क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ यानी राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
5 में है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? यानी धर्मनिरपेक्ष, हम लोगों ने इससे पहले भी रिलेटेड क्लास हुआ, उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। यानी किसी विशेष धर्म, यानी जो किसी विशेष धर्म मान लीजिए वह क्या है, किसी नहीं, यानी भारत के लिए क्या है, कोई धर्म का मान्यता नहीं है। यानी किसी धर्म विशेष को भारत के राष्ट्र धर्म के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। यानी कोई भी धर्म राष्ट्र के लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए होगा। उसमें सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन क्या है कि किसी विशेष धर्म को क्या किया गया, राष्ट्र के तौर पर नहीं माना गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो जाएगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। अब देखिए, करा भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसाधमक प्रजातंत्र है। तो इसका जो हो जाएगा, करा संविधान अध्यक्षात्मक। ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था वैसी व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग होता है। यानी कार्यपालिका बिल्कुल ही व्यवस्थापिका से अलग होता है। आप कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि व्यवस्थापिका में जो सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका को नहीं चुनते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। यह अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, संसदीय प्रजातंत्र है। अब संसदीय प्रजातंत्र का मतलब क्या होगा, संसदीय संसाधमक प्रजातंत्र। संसाधमक प्रजातंत्र क्या है? संसाधमक वह व्यवस्था है जो क्या होता है, इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होता है। क्योंकि संसद में क्या होता है, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं और राष्ट्रपति होता है। और उस संसद में बहुमत किसकी होती है, सरकार किसकी होती है, जिसकी बहुमत होती है। और यह बहुमत कहाँ से मिलती है, वह जनता जिसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करके भेजती थी। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखा जाए कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह एक मौलिक संविधान है। मौलिक संविधान ऐसा हम नहीं कह सकते कि यह मौलिक संविधान है। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। हाँ, यह तो जरूर है कि जो भारत का संविधान है अन्य विभिन्न देशों से, बहुत सारे देशों से पढ़कर लिया गया है। जो जो अच्छे चीज़ थे उसको समाहित भी किया गया है। जैसे यूएसए से मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है, फिर आयरलैंड से नीति निषेधक तत्व को, इसी तरह से और विभिन्न देशों से विभिन्न समाहित किया गया। तीसरा है, यह दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल नकल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल उतार दिया गया है। तीसरा है कि उपरिक्त सभी कथन गलत है। ऐसा भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका पर्याप्त होगा कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला करा भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की व्यवस्था करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो भारत का संविधान क्या करता है, एक संसदीय पद्धति की व्यवस्था भी करता है। संसदीय पद्धति क्या है, वो संसदीय पद्धति वह पद्धति है जिसमें क्या होता है, इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि में निहित होता है। उसके बाद बी में कह रहा, संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तो संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था बिल्कुल की गई है, क्योंकि न्यायपालिका के लिए क्या क्या गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया, न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। वेतन, भत्ता तथा पद से हटाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट वर्णन किया गया है, जिससे क्या हो सके, सरकार इन पर दबाव नहीं डाल सके। तो यह भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। इसी में भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। यानी जो भारत का संविधान है वह विधि के अनुसार, यानी एक विधि बना दिया गया है। वह विधि संसद के रूप में है, देख सकते हैं, राज्य स्तर पर विधानमंडल के रूप में देख सकते हैं। तो यह क्या है, उपरिक्त सभी इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में जाते हैं। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पढ़िए सभी ऑप्शंस। पहला है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। तो बिल्कुल सही बात है, जो भारत का संविधान है वह क्या है, निर्मित भी, निर्माण भी किया गया, लिखा भी गया और सर्वाधिक व्यापक भी है। ऑप्शन नंबर बी में पढ़ते हैं, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। अब प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या हुआ, यानी जो
हमारा राष्ट्र भारत है वह क्या है, किसी भी आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, वह किसी बाहरी देश के दबाव में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या हुआ, भारत आज़ादी के बाद राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है, लेकिन यह सदस्यता उसकी अपनी इच्छा के अनुसार है, वह चाहे तो रह भी सकता है यह या नहीं भी रह सकता है। तो यह इसकी संप्रभुता को दर्शाता है। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हो गया, लोकतंत्रात्मक का मतलब हो गया कि जो भारत का शासन है भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करते हैं, यह लोकतंत्रात्मक को शो करता। पंथ निरपेक्ष क्या है, तो पंथ निरपेक्ष अभी हम लोगों ने देखा कि जो भारत राष्ट्र है उसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं उनको सभी धर्म को मानने, विश्वास, उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कोई क्या हो, विशेष रूप से राष्ट्र के लिए कोई धर्म नहीं रखा गया। समाजवादी क्या हो गया, समाजवादी का अर्थ हो गया कि इसमें क्या किया गया है कि जो आर्थिक नागरिक के आर्थिक प्रतिष्ठा अवसर की समानता दिलाने का इसमें संकल्प किया गया है। तो यह समाजवादी को समझ, तो यह ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं सी में, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, बिल्कुल क्या किया गया है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे क्या भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से लेकर कितना तक, 14 से लेकर 32 तक, इसमें क्या किया गया है, मूल अधिकारों के रूप में वर्णन किया गया है, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सभी देखने को मिलता है। तो मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया। ऑप्शन डी में, संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रवर्तन के समय नहीं शामिल है। यह मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार रहती उस समय, तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त हो जाएगा। यह तीनों ABC सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्व का समावेश किया गया है। बिल्कुल सही है कि कई विदेशी तत्वों का समावेश किया गया, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन, न्यायिक पूर्णावलोकन, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, यह आयरलैंड से लिया गया, तथा अवशिष्ट शक्तियाँ यह कनाडा से लिया गया। तो ये सभी चीज़ क्या दर्शाता है, जो विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है। बी है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब देखिए जो भारत का संविधान है वह क्या करता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो जितने भी संघात्मक सरकार है संविधान में साधारणतः वहाँ दोहरी नागरिकता देखा गया है, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक केवल भारत का ही नागरिक होगा, ना कि वह किसी प्रांत या जहाँ वह रहता हो। तो यह एकल नागरिकता है। तीसरा, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। देखिए भारतीय संविधान के लिए क्या किया गया, वयस्क मताधिकार को प्रदान किया गया, और यह वयस्क मताधिकार के अनुसार क्या होता, एक आम नागरिकों को स्वाभिमान में वृद्धि करता है एवं समानता के सिद्धांत को यह लागू करता है, क्योंकि हर एक तरह के लोग, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए क्या है, सभी को समान वोट का अधिकार है, यानी सभी के जो वोट मूल्य होगा वह समान होगा। तो एक समानता के सिद्धांत को भी लागू करता है। तो डी हो जाएगा सभी, ये सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 11 भारत का संविधान है कैसा, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर है, कठोर लचीला, अधिक कठोर, अधिक लचीला का। अब देखिए जो भारत का संविधान है वह क्या है, कठोर कम है और लचीला अधिक है। कैसे कठोर कम है, कठोर कम इसलिए है क्योंकि भारत का जो देखा जाए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यानी कुछ प्रावधानों में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है वह क्या है, साधारणतः मतलब साधारणतः वह लचीला ही है। जैसे लचीला मतलब जिसे साधारण बहुमत के द्वारा क्या किया जाता है, उसे पास कर दिया जाता है। उस साधारण बहुमत में क्या क्या हम लोगों ने देखा, जैसे देखा अनुच्छेद 2, 3, 4 जो नए राज्यों को शामिल करना, सीमा परिवर्तन करना, राज्यों का निर्माण करना, ये सभी क्या है, इन सभी में एक साधारण बहुमत यानी आधे से अधिक बहुमत के द्वारा पारित कर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तथा हम लोगों ने क्या देखा, संसद द्वारा पारित की जाने वाली संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था,
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था। उसके बाद क्या देखा, संघ राज क्षेत्र के लिए मंत्री परिषद का सृजन करना। तो ये सभी जो क्या है, जो कठोर कम है साधारण बहुमत के द्वारा पार किया, जबकि लचीला क्या है, अधिक है। तो लचीला अधिक और कठोर कम है। तो हम लोगों ने देखा कि लचीला अधिक कैसे है, कि जिसे साधारण बहुमत के द्वारा, लेकिन कुछ प्रावधानों में क्या किया गया है, संशोधन करना अत्यंत कठिन है, जिसमें क्या होता है, विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से उसे पारित करना होता है, तथा आधे से अधिक राज्यों की अनुमति चाहिए, जो कठोरता को दिखाता है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि 7वीं अनुसूची में जो रखा गया है सूची का, जिसमें राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची तीनों शामिल हैं। उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, आधे से अधिक राज्यों की भी अनुमति होती है विशेष बहुमत के साथ, जो कठोरता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 में, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, संरचनात्मक एवं संघात्मक भावना में एकात्मक है, भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक है। अब देखिए समझिए कि भारत का संविधान कैसा है। अब कहने का मतलब है भारत का संविधान हाँ कुछ एकात्मक भी है और कुछ संघात्मक भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में पढ़िए कि एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, 3 में संघात्मक, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। तो बिल्कुल सही बात है। जो इसकी संरचना में संघात्मक मतलब क्या हो गया कि कुछ जो इसका जो अधिकार है वो केंद्र तथा राज्यों में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। संघातक का मतलब यही हुआ फेडरलिज्म, यानी हुआ कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है, कुछ शक्तियाँ राज्य के पास है। लेकिन भावना में एकात्मक, क्योंकि कुछ ऐसे पक्ष हैं जो केंद्र सरकार की ओर हैं, जो एकात्मक को प्रदर्शित करता है। जो कौन कौन है, जैसे राज्यों की सीमा, नाम तथा परिवर्तन करना, यह केंद्र के अधीन में आता है, तथा राज्यपाल को नियुक्ति करना, यह भी क्या करता, एकात्मक को स्पष्ट करता है, क्योंकि इसमें केंद्र के पास ही अधिकार है, तथा संविधान संशोधन करने का अधिकार। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को पालन करने हेतु शक्ति भी केंद्र के पास है। उसके बाद अधिकारी तंत्र पर नियंत्रण, जिसे हम लोग अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। ये क्या करता है, एकात्मक को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त हो जाएगा कि संरचना में तो संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है, कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 में, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्यों कि। अब देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक क्यों है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान है, क्या क्या, जैसे राज्यों की सीमा, नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन करना, जो क्या करता, एकात्मक को शो कर सकता है। ये तो राज्य के पास नहीं है, ये तो केंद्र के पास ही है, तो क्या करता है, वह एकात्मक प्रदर्शित करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करना, यह भी एकात्मक कर को पक्ष को दर्शाता है। तथा संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को पालन करने शक्ति केंद्र के पास है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अधिकारी तंत्र पर नियंत्रण, मतलब अखिल भारतीय सेवा, तो यह एकात्मक है। तो वही कर ऑप्शन 1 में केवल संसद को संवैधानिक संशोधन करने का प्रक्रिया प्राप्त है, यह एकात्मक को शो करता है। यह केवल संसद को है। कुछ परिस्थिति में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, यह भी सही बात है। कुछ परिस्थिति में, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कृषि कानून, जो क्या है, अगर बैठक नहीं चल रहा हो, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ कानून को लाना अति आवश्यक है, तो उसे अध्यादेश द्वारा लाया जा सकता है। तो कुछ परिस्थिति में राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार भी है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं के कारण हम लोगों ने देखा कि जो अधिकारी तंत्र का नियंत्रण है वह केंद्र के पक्ष में है। तो यह उपरिक्त सभी तीनों है जो एकात्मक भावना को दर्शाता है। 14वां है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि भारतीय संविधान कैसा है, मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाह का संविधान है। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसको वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज कहा गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो आप देखिए भारतीय संविधान पर सबसे अत्यधिक प्रभाव यह भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, क्योंकि यहाँ से लगभग 250 से अधिक अनुच्छेदों को लिया गया है। ब्रिटिश के संविधान, हाँ ब्रिटिश के संविधान से भी संसदीय प्रणाली को लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भी लिया गया, जैसे हम लोगों ने देखा मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति के निर्वाचन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी लिया गया। कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से भी क्या किया गया है, लिया गया है।
तो इस तरह से इस तीन चारों में से पर्याप्त हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे अधिक प्रभाव डाला। अगला क्वेश्चन 16 में देखेंगे। 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा परिसंघीय क्या होता है। पहले अगर आप परिसंघीय समझ गए तो इसका आप आंसर निकाल लेंगे। परिसंघीय का मतलब होता है दो या दो से अधिक जो पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र हो, स्वतंत्र हो, समझौता कर ले कि वह किसी अन्य विश्व यानी विश्व के साथ एक राष्ट्र के रूप में संबंध रखेंगे। यानी दो या दो से अधिक राज्य या दो या दो से अधिक क्षेत्र हो गया, या दो या दो से अधिक प्रोविनेंस हो गया, जो एक क्या हो स्वतंत्र हो और समझौता कर ले कि हम विश्व के सामने एक राष्ट्र के रूप में क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, संबंध रखेंगे, तो वही होता परिसंघीय। तो कह रहा है कि किससे निर्धारित होता है। संविधान लिखित अनम इससे नहीं होता, न्यायपालिका से नहीं होता, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, हाँ केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण है वह एक परिसंघीय संविधान को निर्धारित करता है। क्योंकि क्या है, केंद्र राज्यों बहुत सारे जो राज्य हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनसे मिलकर राज्यों का निर्माण हुआ और राज्य केंद्र आपस में समन्वय है जो क्या कर सकता है, एक राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने भारत के रूप में एक राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में देखेंगे कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है प्रजा का तंत्र। संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ के नागरिकों को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है, इसलिए इस तथ्य पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 में। भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में आपको पता होगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में, तो 350 से अधिक हो जाएगा। 19 में है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अब देखिए भारत में किस प्रकार की, अध्यक्षात्मक मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग हो, यानी व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका को नहीं बना सकते हैं, वह अलग उसका गठन होता है और व्यवस्थापिका का अलग होता है। लेकिन ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली यह तो भारत का यही शासन व्यवस्था है, ब्रिटिश संसद प्रणाली। अध्यक्षात्मक नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 है सही। संसदात्मक क्या होता है, जिसमें संसदात्मक प्रणाली अभी हम लोगों ने चर्चा की कि इसमें वह प्रणाली होता है जिसमें क्या होता है, कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित सदस्यों में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है। अब बताइए कि राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, संविधान या संसद। तो राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे सर्वोच्च है। 21 में है भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है। तो भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है कि अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। यह तो सही बात है कि अनेक संविधानों का समाविष्ट है। आगे पढ़ते हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऐसा भी तो नहीं कि भारत ही सबसे बड़ा देश है। आपको पता होगा भारत सबसे 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश के रूप में आता है। इससे पहले रूस, कनाडा बहुत सारे देश हैं, तो उसके कारण भी तो नहीं। डी है गया, इसमें संघ राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इनमें कहने का मतलब है इसमें संघ के बारे में भी क्या किया गया, वर्णन किया तथा राज्यों के बारे में भी वर्णन किया गया है। इसके कारण क्या है, इसे बृहद होने का कारण यही मेन कारण है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 में। 22 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो अब बताइए अभिभावक का मतलब क्या होता है। अभिभावक वह होते हैं गार्जियन, जो क्या होते हैं गलत काम करने या गलत काम होने पे उसको रोकते हैं, समझाते हैं। तो वही क्या है, भारतीय संविधान का कौन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय है और निर्वाचन आयोग है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि क्या करता है, भारतीय संविधान तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है, तथा उसके संबंध में आपको पता होगा 5 प्रकार के रीट भी जारी करता है, जो यह दर्शाता है एक अभिभावक के रूप में। नेक्स्ट 23वां है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या है, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। तो देखिए संघीय व्यवस्था जिसमें क्या हो, शक्तियों कुछ केंद्र और राज्यों में
विभक्त हो वही संघीय व्यवस्था कहलाता। तो इस दोनों में संविधान को सर्वोच्च माना गया है कि संविधान के ऊपर कुछ नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में देखा जाए, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो जो भारत के संविधान है, संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य के रूप में, संघियों का राज्य के रूप में, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। तो आपको पता होगा कि राज्यों का संघ के रूप में क्या किया गया? संघीय शब्द की जगह स्थान दिया गया। नेक्स्ट 26 में देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आपको पता होगा 3, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट 27 में देखते हैं कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान प्राधिकार का मतलब क्या हो गया? इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं, एक बार फिर करते हैं। प्राधिकार का मतलब होता है कोई काम करने या आदेश देने का अधिकार होता है, वही होता है प्राधिकार। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, आगे पढ़िए, समाज के सभी वर्गों के लोगों के प्रतिनिधित्व संविधान से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय से। तो प्राधिकार हुआ भारत की जनता से। यह कल भी एक प्रकार के क्वेश्चन था, वह क्वेश्चन क्या था? भारत का संविधान अपना प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के संविधान का प्राधिकार स्रोत, उसमें भी था भारत की जनता, और इसमें भी क्या होगा? भारत की जनता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में वैध प्रभु सत्ता, अब देखिए वैध प्रभु सत्ता आ गया। तो भारत में जो वैध प्रभु सत्ता है वह क्या है? यानी प्रभु सत्ता कहने का मतलब वही संप्रभुता, वह क्या है? तो न्यायपालिका है, राष्ट्रपति है, मंत्रिमंडल है, संविधान है। तो अगर वैध प्रभु सत्ता आ जाता है, प्रभु संपत्ति, तो वह क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। अगर रहता कि सिर्फ संप्रभुता, एक क्वेश्चन से पहले भी आया था कि भारत की संप्रभुता किस में निहित है, तब हो जाता भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। लेकिन यह पूछा वैध प्रभुसत्ता, वैध प्रभुसत्ता हुआ संविधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में देखा जाए, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है? संघीय की गई है, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। अब इस चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद क्या पता चलता है कि कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर भी है। एकात्मक जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, उसके बाद अधिकारी तंत्र का नियंत्रण, ये सभी क्या करता है? एकात्मक को दर्शाता है। तथा केंद्र है जो राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करने हेतु विधायी शक्ति केंद्र के पास है। तो ये एकात्मक को शो करता है। कठोर किस मामले में शो करता है? कठोर हो गया कि कुछ प्रावधानों में संशोधन करना क्या है? अत्यंत ही कठिन है। इसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है, जिसमें हम लोगों ने देखा था विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, जो कठोरता को दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन डी पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 30 में देखेंगे, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत के संविधान के अधीन कौन सही है? संविधान सर्वोच्च है, यह बिल्कुल सही है। संघ राज्य सरकारों के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल है। इसके लिए आपको पता होगा कि 7वीं अनुसूची में क्या किया गया? संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची का भी वर्णन किया गया। तो स्पष्ट विभाजन है। आगे पढ़िए, 3 में क्या है? ऑप्शन 3 में कह रहा है संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। अब विहित का मतलब क्या होता है? विहित का मतलब होता है उचित जो हो, यानी विधि के अनुरूप हो। तो संविधान संशोधन के लिए क्या है? उचित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर कोई बहुमत को पास करवाना हो तो उसके लिए उसके लिए साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों को किया गया संविधान। ये क्या कराता है? यह उचित प्रक्रिया को दर्शाता है। उसके बाद चौथा है कि संघ की संसद राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। तो संघ की संसद राज्य विधानसभाएं संप्रभु है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। संप्रभु क्या है? राज्य विधानसभाएं और संसद में। संप्रभु का मतलब हो गया कि जो देश है, भारत देश है, वह क्या कर सकता है? आंतरिक तथा बाहरी निर्णय के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वह किसी बाहरी देश के दबाव में नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं, हम लोगों ने देखा था कि भारत क्या है? कॉमनवेल्थ तथा यूएन का सदस्य है। यह सदस्यता उसकी इच्छा अनुसार निर्भर करता है, वह चाहे तो रह भी सकता है और चाहे तो नहीं भी रह सकता है। यह तो किसी का दबाव नहीं है। तो इसलिए यह क्या है? संसद केंद्र राज्य सभाएं संप्रभु नहीं है, यह नहीं होगा। वह क्या है? हमारा देश भारत
राष्ट्र वह संप्रभु है। पांचवा, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता। अवलंबन का मतलब क्या हुआ? सहारा लेना। तो अब बताइए, मूल अधिकारों के परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का सहारा नहीं लिया सकता। यह तो गलत बात है। उद्देशिका में ही तो स्पष्ट किया गया है ना कि नागरिक के अधिकार स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। तो इसका तो लिया जाएगा ही सहारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 किस में? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 और 5 नहीं होंगे। पांचवा 31 में है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म दिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले वह फ्रांस ने जन्म दिया, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अध्यक्षात्मक सरकार क्या होता है। अध्यक्षात्मक सरकार वह सरकार होता है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है, यानी उसमें व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका को सदस्यों की नियुक्ति नहीं करते हैं, उनके सदस्य नहीं होते हैं, वह बिल्कुल अलग होते हैं। यह सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट 33 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो अब बताइए कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं? कल्याणकारी राज। क्या भारत के संविधान में कल्याणकारी राज की वर्णन किया गया है? बिल्कुल किया गया है यहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसके लिए भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 30 में उसके लिए वर्णन भी किया गया है। उसके बाद समाजवादी राज, समाजवादी के रूप में भी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के लिए संकल्पित है। उसके बाद राजनीतिक समानता, तो यह क्या है? सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक समानता भी है। और साम्यवादी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। 34 में देखते हैं, कथन ए में कह रहा भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। अर्धसंघात्मक का मतलब हो गया क्वासी फेडरल, और बी में कह रहा भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। अब इस चीज़ को कैसे समझिएगा कि भारत का संविधान अर्धसंघात्मक भी है। अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा था कि भारत का जो संविधान है वह संघात्मक है, एकात्मक भी, एकात्मक को भी प्रदर्शित करता है, अत्यंत कठोर को भी प्रदर्शित करता है, लचीला को भी प्रदर्शित करता है। लेकिन ये जो कथन कर रहा है कि भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, और आर में कह रहा है कारण में कि इसलिए अर्धसंघात्मक कहा गया क्योंकि भारत का संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी है। कैसे? भारत का संविधान अर्धसंघात्मक, अभी हाल ही में देखिए क्या हुआ था, सबसे चर्चित आंदोलन कृषि आंदोलन, जो कृषि को लेकर अभी आंदोलन किया जा रहा है किसानों के द्वारा, उसमें क्या हुआ था? अगर आप उसे समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि भारत किस तरह से अर्धसंघात्मक भी है। कृषि कानून में क्या हुआ था कि कृषि को लेकर कानून जो बनाने का अधिकार है वह राज्य सरकार के पास भी है। अगर आप एंट्री नंबर क्या देखते हैं, स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 14 में देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कृषि, और उसी में से एंट्री नंबर किसी को देखते हैं, स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 26 में देखते हैं तो ट्रेड एंड कॉमर्स, और एंट्री नंबर 27 किसका? राज्य सूची का, उसमें लिखा हुआ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कहने का मतलब कि कृषि से संबंधित क्या करने, उसको यानी खेती करने, अगर खेती हो गया तो फसल लग गया, तो खेती करने, फसल लगने, बेचने का जो अधिकार है वह किसके पास है? वह राज्य सरकार के पास है। तो उसके बाद अगर आप यही समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 33 को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि यह क्या है? केंद्र सरकार को अधिकार है कि प्रोडक्शन, सप्लाई तथा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी गुड्स का क्या कर सकता हो? प्रोडक्शन कर सकता हो, सप्लाई कर सकता हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हो, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य भी कर सकता हो। इसमें क्या क्या गया? व्यापार और वाणिज्य में कृषि भी शामिल है। तो अब क्या हो गया कि यह तो यहाँ पर तो कृषि राज्य सरकार के पास भी था, अब इसमें प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत एंट्री नंबर 33 के अंतर्गत यह केंद्र सरकार को भी अधिकार है। किसको? उसको, कृषि को प्रोडक्शन करने का, सप्लाई, ट्रेड एंड कॉमर्स करने का। तो इसलिए केंद्र सरकार इस पर कानून बना दिया। तो अब केंद्र सरकार जो कानून बना दिया, तो यही जो आंदोलनकारी किसान हैं उनका कहना है यह विषय तो केंद्र सरकार का, इसके लिए वह काफ़ी दिनों से आंदोलन भी कर रहे हैं। काफ़ी बार क्या हुआ, प्रशासनों से
भिड़ंत भी हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या है, जो भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, यानी पूरी तरह से संघात्मक नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, कथन नंबर ए सही होगा कि ए आर ए का सही व्याख्या है और दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 में, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यों की नियुक्ति। अभी हम लोगों ने देखा कि जो क्या है, भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण है, यानी शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, जिसमें हम लोगों ने देखा था राज्यों की सीमा, नाम परिवर्तन तथा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, संविधान संशोधन का अधिकार केंद्र के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्ति केंद्र के द्वारा, उसके बाद अधिकारी तंत्र का नियंत्रण जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो केंद्र के द्वारा। तो कौन कौन आ गया, राज्यपाल की नियुक्ति है तो बिल्कुल आ गया, जो एकात्मक को शो करता है। राज्य में असमान प्रतिनिधि, ये नहीं होगा। न्यायिक पुनर्लोकन, ये भी नहीं। अखिल भारतीय सेवाएं, अब यह भी क्या हो जाएगा, जो राज्य की क्या करता है, एकात्मक को शो करता है, यानी अधिकारी तंत्र का नियंत्रण केंद्र के पास में। द्विसदनात्मक व्यवस्था, यह एकात्मक को नहीं शो करता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यह भी नहीं करता क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में। राज्यों में असमान प्रतिनिधि, राज्यसभा में बिल्कुल, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि, ये भी शो करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्याप्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 में, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। क्या है राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत सरकार में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है, या तो पहला लोकतांत्रिक गणतंत्र तो है ही है, उसके बाद संसाधात्मक रूप से सरकार है। कैसे संसाधात्मक रूप से सरकार है, जिसमें हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि जो इसमें क्या किया गया है, जो कार्यपालिका, जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है। इस प्रणाली में, संसाधात्मक प्रणाली में, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह भी है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वह किस में निहित है, भारत की जनता में। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है। अब बताइए, तीनों क्या एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, नहीं, संसाधात्मक रूप से है, तो यह तो एकीकृत को नहीं शो करता, लोकतांत्रिक भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 36 का। नेक्स्ट देखेंगे 37 में, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी होती है। तो बताइए, एकल नागरिकता तो सिर्फ भारत में है, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, संविधान की 3 अनुसूचियाँ यह भारत में है, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यही जो है संघीय उच्चतम न्यायालय, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी और भारत में भी यही इसको प्रदर्शित करता है। 38 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। अब बताइए, भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, संसद है या धर्म है या संविधान है या सर्वोच्च न्यायालय। तो उस राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है तथा केंद्र और राज्य में भी संविधान की सर्वोच्चता है। 39 में देखते हैं, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे। अब आप बताइए, इतने चीज़ों को देखने के बाद आप उसका वर्णन किस प्रकार से करेंगे। आकार में मध्यम है, ऐसा तो नहीं दिखा, बहुत छोटा है वो सुसंहत है, ऐसा भी नहीं दिखा। सी में विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में एक है, हाँ ऐसा कुछ दिखा कि जो विस्तृत संविधानों में से एक है, सबसे बड़ा है। यह लिखित संविधान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान जो मान्यता प्रदान किससे करता है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों से, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से। तो भारत का संविधान इसमें धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों का समावेश है, इसी से वह मान्यता प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 40 इसका पर्याप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको भारत का संविधान की विशेषताएं से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया, आपको समझ में आया होगा। और जिन्हें एक बार में नहीं समझ में आया, 1 से 2 बार देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।